हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी एक्शन सस्पेंस और फुल रिवेंज से भरी हुई है। कौन है लूसियस? क्यों ये रोम से बिलोंग करने के बाद भी रोम के खिलाफ लड़ता है? क्या है लूसियस का हैरान कर देने वाला अतीत? क्या सच में लूसियस राजा का बेटा है? कैसे पहुंचा ये रोम और क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम एक खतरनाक वॉर को देखते हैं। इस दौरान रोमन्स ने अफ्रीका देश पर हमला कर दिया था। इस वॉर को चलते चलते काफी समय बीत गया था, लेकिन अब भी ये खत्म होने का नाम नहीं लेती और इसकी वजह थी लूसियस की हिम्मत और समझदारी। वैसे तो लूसियस रोमन से ही ताल्लुक रखता था, पर ये लड़ाई वो रोमन्स के खिलाफ लड़ता है और इस वक्त अफ्रीका की सेना का जनरल होता है। इस जंग में इसकी सबसे बड़ी सपोर्टर इसकी बीवी भी शामिल थी। ये दोनों अपनी सेना के साथ मिलकर रोमन्स की सेना पर भारी पड़ते हैं, पर इस बीच लूसियस की वाइफ पर हमला हो जाता है और ये इस दुनिया से चली जाती है, यानी इसकी डेथ हो जाती है। अफ्रीका की सेना भले ही रोमन्स से कम थी, लेकिन लूसियस और उसकी वाइफ की समझदारी के आगे इनकी एक नहीं चलती। लेकिन लूसियस अपनी वाइफ को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इस सदमे को बर्दाश्त कर पाना उसके लिए नामुमकिन साबित होता है। इसलिए ये इस जंग से खुद को अलग कर हार मान लेता है और इस तरह रोमन्स की जीत हो जाती है। जंग में जीत हासिल करने के बाद रोमन साम्राज्य अफ्रीका पर अपना कब्जा जमा लेता है और फिर लूसियस और उसकी सेना को गुलाम बनाकर बेड़ियों में जकड़कर रोम में ले जाया जाता है। रोम पर इस समय दो जुड़वा भाइयों का राज था। इनमें एक का नाम गेटा था और दूसरा था कराकाला। ये दोनों भाई रोम पर न सिर्फ हुकूमत करते थे, बल्कि लोगों पर जुल्म भी किया करते थे। लेकिन इनसे पहले जो रोम के राजा थे वो बहुत रहमदिल इंसान थे। आम लोग भी उन्हें काफी पसंद करते थे। इन दो भाइयों के आने के बाद रोम के हालात खराब होते चले गए। दोनों भाई बड़े शातिर थे, लेकिन जो कराकाला था वो दिमागी रूप से कुछ ठीक नहीं था। अफ्रीका के हारने की खुशी में गेटा एक जश्न का ऐलान करता है। ये जश्न एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया था, जिसमें महल के सभी लोगों के साथ साथ आम जनता भी शामिल थी। इस प्रोग्राम में एक खतरनाक फाइट रखी जाती है, जिसमें अफ्रीकन गुलामों को खूंखार बंदरों के सामने लड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लूसियस को जब मैदान में लाया जाता है तो ये नजारा देख इसे पिछली बातें याद आने लगती हैं, जिसमें ये अपने बचपन को याद करता है जब इसकी माँ ने इसे खुद से दूर कर दिया था और कुछ सैनिकों को इसे कहीं दूर ले जाने की जिम्मेदारी दी थी। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ बंदरों और अफ्रीकन के बीच जोरदार जंग छिड़ चुकी थी। ये बंदर आम बंदरों से काफी खूंखार और खतरनाक थे। ये अपने पैने दांतों और पंजों से अफ्रीकन सोल्जर्स को मार गिराते हैं और देखते ही देखते लाशों का ढेर लग जाता है। लूसियस और इसके कुछ साथी दूर खड़े होकर बंदरों का खूंखारपन पहले अच्छे से भांप लेते हैं और फिर मैदान में इनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। लूसियस अपनी समझदारी से इन बंदरों को कंट्रोल कर लेता है और इन्हें मारकर अपनी जान बचा लेता है। लूसियस की ये बहादुरी और हिम्मत रोम का एक्स जनरल मैक्राइनस भी देख रहा होता है, जो कि लूसियस से काफी इम्प्रेस हो गया था। इसलिए ये बाद में लूसियस से मुलाकात करता है। मैक्राइनस लूसियस की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी देख चुका हूँ, इसलिए मेरी तमन्ना है कि अब से तुम मेरी सेना के साथ मिलकर मेरे लिए काम करो। अगर तुम मेरे लिए ग्लेडिएटर बन जाते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें गुलामों की तरह जिंदगी बितानी होगी। मैक्राइनस की बात सुन लूसियस हंसने लगता है और इसे बताता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके जनरल मार्कस को मौत की नींद सुलाकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेना है। मुझे सिर्फ उसका सर चाहिए। इस पर मैक्राइनस भी राजी हो जाता है। इसके बाद हम जनरल मार्कस को देखते हैं, जो अपनी वाइफ लुसीला के साथ था। लुसीला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि ये रोम की राजकुमारी थी, जिसके फादर रोम को रूल करते थे। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो ये साम्राज्य लुसीला के हस्बैंड के हाथों में आ गया, पर युद्ध में वो भी मारे गए। और अब जो जनरल मार्कस हैं वो लुसीला का दूसरा हस्बैंड है, जो रोम पर हुकूमत करने का सपने देखता है। ये लुसीला से कहता है कि अब गेटा और कराकाला नहीं, बल्कि मैं रोम का राजा बनूंगा, और इसके लिए इसने एक युद्ध की भी सीक्रेट प्लानिंग कर रखी थी। अगले दिन फिर से एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें अफ्रीकन सोल्जर्स को रोमन के ताकतवर ग्लेडिएटर्स के साथ फाइट करनी थी। ये एक खूनी लड़ाई थी, जिसमें अफ्रीकन सोल्जर्स की मौत भी हो सकती थी। इस लड़ाई को सिर्फ रोम के राजाओं के मजे के लिए रखा गया था। लूसियस को भी इस लड़ाई में शामिल किया जाता है और इसका सामना होता है रोम के सबसे पावरफुल, कभी ना हार मानने वाले ग्लेडिएटर से, जो आज तक किसी से भी नहीं हारा था। लूसियस हिम्मत करके इसका मुकाबला करता है, पर यह ग्लेडिएटर लूसियस को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। शुरू में लूसियस इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, पर फिर लूसियस भी अपने जाबाज सोल्जर वाले रूप में आकर इस ग्लेडिएटर को सबक सिखाता है। पहले तो यह सिर्फ अपना बचाव करता है, लेकिन बाद में ग्लेडिएटर की चाल को समझकर उसे उसी के चाकू से मौत के घाट उतार देता है। लूसियस ने सबसे एक्सपीरियंस ग्लेडिएटर को मारकर सब लोगों को हैरानी में डाल दिया था। महल के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली से सोल्जर ने उनके सबसे बेहतरीन ग्लेडिएटर को मार दिया है। गेटा भी लूसियस की ये बहादुरी देख इससे काफी खुश होता है और सबके सामने लूसियस की तारीफ करना
शुरू कर देता है, लूसियस गेटा को रिप्लाई में एक पोएम सुनाता है और ये वही पोएम थी जो इसे बचपन में इसकी माँ ने सुनाई थी। जब सब लोग इस पोएम को सुनते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सब इस रोम भाषा की पोएम को सुनने के बाद बड़ी हैरानगी से लूसियस को देखने लगते हैं। इससे पहले कि गेटा लूसियस से कुछ पूछ पाता, इतने में मैक्राइनस आकर लूसियस को यहाँ से ले जाता है और पूछता है कि तुम किसके बेटे हो, कहीं लुसीला तुम्हारी माँ तो नहीं। मैक्राइनस लूसियस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लूसियस अपना मुंह नहीं खोलता और ये किसका बेटा है इस सीक्रेट को रिवील नहीं करता है। इधर हम जनरल मार्कस को देखते हैं जो गेटा और कैराकाला के खिलाफ जंग की तैयारी में लगा हुआ था। इसके लिए मार्कस एक खास मीटिंग रखता है जिसमें कई बड़े बड़े लोग सेनेटर्स मौजूद थे। ये सब मार्कस का साथ देने का फैसला करते हैं क्योंकि आम जनता के साथ साथ अब महल के लोग भी दोनों जुड़वा भाइयों की हुकूमत से तंग आ चुके थे और किसी तरह इन्हें राजगद्दी से हटाकर सुकून की सांस लेना चाहते थे। जनरल मार्कस अपने सभी साथियों को अपने मिशन के बारे में बताता है कि मैंने इस जंग के लिए अपनी एक अलग सेना तैयार की है जिसमें कम से कम 5000 सैनिक शामिल हैं। हम सब लोग साथ मिलकर महल के ऊपर अटैक करेंगे। इस तरह जंग के सभी इंतजामात कर लिए जाते हैं। अगले दिन गेटा फिर से एक लड़ाई ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें दोबारा लूसियस और उसके साथियों की जान खतरे में थी क्योंकि इस बार इनका मुकाबला था एक राइनो से जिसका शार्प हॉर्न सोल्जर्स को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी था। इस राइनो को रोमन का ही एक सैनिक कंट्रोल कर रहा होता है ताकि अगर अफ्रीकन सोल्जर्स इस राइनो के हमले से बच निकले तो ये उन्हें कोड़े मारकर मौत के हवाले कर देगा। यानी किसी भी हालत में अफ्रीकन सोल्जर्स का बचना नामुमकिन लग रहा था। लड़ाई शुरू होती है और लूसियस के साथियों को एक एक कर इस राइनो के सामने भेजा जाता है। ये अफ्रीकन सोल्जर इस राइनो को टक्कर देने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये एक ही वार में इन सबको ढेर कर देता है और इस तरह लूसियस के कई सारे साथी मारे जाते हैं और आखिर में नंबर आता है लूसियस का, जो डरकर नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी से राइनो के सामने आता है। जैसे ही राइनो इस पर पहला अटैक करता है, लूसियस साइड में हटकर खुद को बचा लेता है, लेकिन राइनो भी कहाँ लूसियस को बख्शने वाला था। ये तेजी से लूसियस की तरफ भागता है और लूसियस मैदान की मिट्टी उठाकर हवा में उड़ा देता है। धूल मिट्टी की वजह से राइनो लूसियस को सही से देख नहीं पाता और जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये एक दीवार से टकरा जाता है और इसका सींग दीवार में ही धंस जाता है। लूसियस ने चालाकी से राइनो को तो मात दे दी थी, लेकिन अभी राइनो को कंट्रोल करने वाले रोमन सोल्जर का मुकाबला करना बाकी था। ये रोमन ग्लेडिएटर फुल स्पीड से लूसियस की तरफ भागता है और इस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। ये ग्लेडिएटर लूसियस पर कुछ इस तरह वार करता है कि लूसियस इसके मूव्स को समझ ही नहीं पाता पर अपना बचाव करता रहता है। इस बीच लूसियस को इस पर अटैक करने का मौका नहीं मिलता और ग्लेडिएटर फुर्ती से लूसियस पर हमला कर इसे जमीन पर गिरा देता है और बस लूसियस को मौत के हवाले करने ही वाला होता है कि तभी गेटा इसे रोक देता है। दरअसल गेटा को लूसियस की बहादुरी काफी पसंद आई थी, इसलिए ये इसे एक और मौका देता है और फिर लूसियस की पोएम को रिपीट करता है, जिसे सुन लुसीला को भी पिछली कुछ यादें याद आने लगती हैं। लुसीला ने पहले भी इस पोएम को कहीं सुना था, लेकिन कहाँ ये बात इसे याद नहीं आती। कमरे में जाकर ये याद करने की कोशिश करती है और तभी इसे याद आता है कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जब इसने अपने बेटे को महल से दूर भेजने का फैसला किया था, उस वक्त इसने अपने बेटे को ये पोएम सुनाई थी और यहाँ लुसीला को समझ आ जाता है कि लूसियस ही उसका बेटा है जिसे उसने सालों पहले खुद से दूर भेज दिया था। लेकिन क्यों? दरअसल लूसियस के फादर की डेथ के बाद लूसियस को ही राजा बनने का हक था, लेकिन इस वक्त लूसियस की उम्र बहुत कम थी और लुसीला अच्छे से जानती थी कि राजगद्दी को हासिल करने के लिए दुश्मन उसके बेटे को मार सकते हैं। इसलिए इसने लूसियस को महल से खुद से दूर कर दिया ताकि लूसियस दुश्मनों से बच सके। लुसीना रात में अपने बेटे लूसियस से मिलने जेल में जाती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है और उसे दूर भेजने की मजबूरी भी बता देती है। लुसीला चाहती थी कि लूसियस ही अब किंग बने, लेकिन लूसियस कुछ सोचने समझने से पहले ही गुस्से में आकर लुसीला को यहाँ से भगा देता है क्योंकि ये लुसीला से काफी नाराज था। अगले दिन फिर से हम एक लड़ाई की तैयारी होते हुए देखते हैं। इस लड़ाई में भी अफ्रीकन सोल्जर्स को निशाना बनाया गया था और ये पिछली लड़ाई से काफी खतरनाक लड़ाई थी क्योंकि इसे एक ऐसे जहाज पर रखा गया था जहां भूखे शार्क्स खुलेआम घूम रहे थे। यानी जो हारेगा उसे शार्क्स के बीच पानी में फेंक दिया जाएगा और अगर लड़ाई के बीच किसी का बैलेंस बिगड़ा तो वो भी शार्क्स का निवाला बन सकता था। लड़ाई शुरू होती है और लूसियस पूरी हिम्मत से इसे लड़ता है और फिर एक तीर जनरल मार्कस की तरफ भी छोड़ देता है क्योंकि ये अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता था। लूसियस का ये तीर मार्कस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, पर गेटा की कुर्सी से टकरा जाता है जिससे माहौल खराब हो जाता है। मार्कस भी अपनी सिक्योरिटी के साथ तुरंत यहाँ से चला जाता है और फिर से अपनी जंग की तैयारी में मशगूल हो जाता है। कुछ देर बाद लुसीला मार्कस के पास आती है और इसे बताती है कि मेरा बेटा लूसियस वापस आ गया है और अब वही रोम को संभालेगा। रोम को पाना, इस पर राज करना मार्कस का सपना था जो लुसीला चकनाचूर कर देती है, इसलिए ये काफी परेशान हो जाता है।
इन दोनों की ये बातें एक मेड भी सुन लेती हैं और जल्दी से जाकर जनरल मैक्राइनस को बता देती हैं। मैक्राइनस ने लूसियस को साथ में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन जब ये लूसियस की सच्चाई जानता है तो ये भी हैरान रह जाता है। मैक्राइनस इस सच को छुपाने की बजाय इसे यहाँ के राजा गेटा और कैराकला को बताने का फैसला करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर गेटा के पास चला जाता है। लूसियस की सच्चाई के साथ साथ मैक्राइनस और उसके साथी मार्कस के बारे में भी बता देते हैं कि वो इन दोनों भाइयों के खिलाफ जल्दी ही युद्ध का बिगुल बजाने वाला है और ये लड़ाई तख्त को छीनने के लिए की जाएगी। ये खबर सुनकर गेटा और कैराकाला दोनों गुस्से में आ जाते हैं और लुसीला के साथ साथ जनरल मार्कस को भी कैद करवा देते हैं। इधर हम लूसियस को देखते हैं जो अब भी जेल में बंद था। यहाँ इसकी मुलाकात एक सैनिक से होती है। ये ग्लेडिएटर रोमन का ही था जो लूसियस को यहाँ के इतिहास, पुराने राजा महाराजाओं के बारे में बताता है। यहाँ लूसियस के फादर मैक्सिमस का भी जिक्र होता है। लूसियस इस आदमी से अपने फादर के बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। ये ग्लेडिएटर पहले तो लूसियस को मैक्सिमस के बारे में बताता है और फिर इसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ मैक्सिमस की तलवार और सैन्य पोशाक हिफाजत से रखी हुई थी। लूसियस जब अपने फादर की इन सभी चीजों को देखता है तो उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और यहाँ लूसियस को पता चल जाता है कि लुसीला ने जो भी उससे कहा वो सब सच था। यानी लुसीला का बेटा कोई और नहीं बल्कि लूसियस ही था और एक्स किंग मैक्सिमस और राजकुमारी लुसीला ही इसके पेरेंट्स थे। अब लूसियस को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और ये लुसीला को अपनी माँ मान लेता है। अगले दिन हम फिर से एक और फाइट को देखते हैं जिसे गेटा ने रखवाया था। हर रोज किसी न किसी तरह की लड़ाई का प्रोग्राम रखा जाता था ताकि राजा का मनोरंजन हो सके, फिर चाहे वो लोगों की जान लेने से ही क्यों ना हो। इस बार इस लड़ाई में शामिल किया जाता है जनरल मार्कस को, जो अब गेटा और कैराकला की कैद में था। जनरल मार्कस बहुत ही पावरफुल जाबाज ग्लेडिएटर था जिसके सामने बड़े बड़े ग्लेडिएटर्स ने भी हार कबूल कर ली थी। इस घमासान लड़ाई की शुरुआत होती है और मार्कस के सामने एक एक कर खतरनाक ग्लेडिएटर्स को भेजा जाता है, लेकिन मार्कस भी कहाँ किसी के सामने झुकने वाला था। ये सभी ग्लेडिएटर्स को मजा चखाता है और सबको हरा देता है और फिर मैदान में आता है जांबाज ग्लेडिएटर लूसियस, जिसका अब मार्कस के साथ मुकाबला होना था। गेटा इन दोनों में फाइट कराता है। लूसियस तो पहले से ही मार्कस से दुश्मनी रखता था। ये किसी तरह मार्कस को मारकर अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता था और आज इसे ये मौका मिल जाता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और मार्कस अपनी तलवार नीचे गिराकर खुद ही हार कबूल कर लेता है। मार्कस सबके सामने कहता है कि रोम का अगला शासक लूसियस ही बनेगा। गेटा जब मार्कस को इस तरह हारा हुआ देखता है तो लूसियस को हुक्म देता है कि अभी इसे मार दो। लूसियस मार्कस को मारना चाहता था, लेकिन इस वक्त मार्कस एक हारा हुआ इंसान था जिसे मारना लूसियस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये इसे नहीं मारता। जब लूसियस गेटा का हुक्म नहीं मानता तो गेटा गुस्से में आ जाता है और इसे कहता है कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं इसे मरवा दूंगा। इतना कहते ही सभी सैनिक मार्कस पर तीरों की बौछार कर देते हैं और यहाँ मार्कस मारा जाता है। ये देख लूसियस को मार्कस के लिए काफी बुरा फील होता है, पर ये कुछ कर भी नहीं सकता था। लूसियस यहाँ राजनीतिक पेतरा आजमाता है। मार्कस की मौत को लूसियस एक सियासत की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लूसियस यहाँ मौजूद आम जनता से कहता है कि रोम के राजा ने उस जनरल को मरवाया है जिसने सालों तक रोम की राजा के महल की रक्षा की। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी इस जनरल की जान की कीमत नहीं है तो फिर तुम लोगों की क्या होगी? राजा तुम सबको इसी तरह मरवा देंगे। ये सुन जनता भी भड़क जाती है और गेटा के खिलाफ हो जाती है। लूसियस की ये चाल काम कर जाती है और आवाम रात को भी सड्डाकों पर राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है और माहौल एकदम बेकाबू हो जाता है। जनता की मांग थी कि गेटा के हाथ से तख्तो ताज छीन लिया जाए। जहां महल के बाहर हालात बेकाबू थे, वहीं महल के अंदर भी मैक्राइनस एक और साजिश रचता है और कैराकाला के पास जाकर उसे उसी के भाई गेटा के खिलाफ भड़काता है। कैराकाला दिमाग का थोड़ा कमजोर था, इसलिए जब मैक्रिनुस इससे कहता है कि गेटा तुम्हें कभी राजा का ओहदा नहीं देगा तो इसके दिमाग में भी शक का बीज पनप जाता है और ये मैक्रिनस की बातों में आकर अपने भाई गेटा के खिलाफ हो जाता है। कैराकाला मैक्रिनस के साथ मिलकर गेटा को मार देता है। इधर लुसीला लूसियस से मिलने आई होती है। लुसीला लूसियस को उसके फादर की अंगूठी देती है क्योंकि अब वही तख्त का मालिक था। लूसियस अपनी माँ से अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और दोनों माँ बेटे गले लगकर सभी गिले शिकवे दूर कर देते हैं। गेटा को मारने के बाद कैराकाला सब लोगों को अपने राजा होने की खबर देता है कि अब पूरे रोम पर उसी की हुकूमत है। लेकिन तभी मैक्राइनस गेटा का सर लेकर यहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि गेटा को कैराकाला ने ही मारा है। इस तरह मैक्राइनस गेटा के कत्ल के इल्जाम में कैराकाला को जेल भेज खुद को अगला राजा घोषित कर देता है। इधर लूसियस अपने एक वफादार सोल्जर को अपने फादर की अंगूठी देता है
और कहता है कि तुम्हें ये रिंग जनरल डोरिस को देनी है, और साथ ही ये भी पैगाम देने को कहता है कि लूसियस को डोरिस की मदद चाहिए। ये पैगाम लेकर सिपाही डोरिस से मिलने चला जाता है। इधर मैक्राइनस एक लड़ाई रखता है जो लूसियस के खिलाफ थी। दरअसल लूसियस ने इसके साथ काम करने से मना किया था और इसी बदले की आग में मैक्राइनस ये लड़ाई रखी थी। लूसियस को जब इस बारे में पता चलता है तो ये आउट ONF कंट्रोल हो जाता है। लूसियस ने सिपाही से पहले ही जेल की चाबी ले ली थी, इसलिए ये जल्दी से ताला खोलकर बाहर आ जाता है और यहाँ मौजूद सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। सभी दुश्मनों को रास्ते से हटाने के बाद लूसियस यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इसे जल्द से जल्द जनरल डोरिस से मुलाकात करनी थी। दरअसल लूसियस डोरिस की मदद से मैक्राइनस के राजा के खिलाफ जंग करने का मंसूबा बना चुका था, यानी अब ये लड़ाई मैक्राइनस और लूसियस के बीच होने वाली थी, जिससे लूसियस रोम को हराकर अपनी राजगद्दी वापस हासिल कर सके, जो कि उसका हक है। जल्द ही उड़ते उड़ते ये खबर मैक्रिनस को भी मिल जाती है, जहां इसे पता चलता है कि कुछ ही वक्त में जनरल डोरिस अपनी पूरी सेना के साथ रोम पर हमला करने वाला है। मैक्राइनस इस फाइट प्रोग्राम को यहीं बीच में छोड़कर चला जाता है और जंग की तैयारी करने लगता है। इसके बाद जंग शुरू होती है और एक बड़े से एरिया में डोरिस और लूसियस की सेना थी और इनके सामने रोम यानी मैक्राइनस की सेना खड़ी हुई थी। भले ही मैक्राइनस के पास ज्यादा सैनिक थे, लेकिन लूसियस के साथी भी हिम्मत में किसी से कम नहीं थे, इसलिए ये बिना डरे मैक्राइनस की सेना पर हमला कर देते हैं। मैक्राइनस और लूसियस भी एक दूसरे का सामना करते हैं। लूसियस मैक्राइनस से कहता है, मैं ये लड़ाई रोम को बचाने के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम जैसे लोग इसे नुकसान न पहुंचा पाए। इतना कहते ही दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों ही खतरनाक ताकतवर ग्लेडिएटर्स थे, इसलिए दोनों जीत हासिल करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा देते हैं। कभी मैक्रिनस लूसियस पर भारी पड़ता है तो कभी लूसियस मैक्रिनस पर खतरनाक हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है। इस तरह दोनों के बीच ये दमदार फाइट चलती रहती है। ये दोनों तलवारबाजी छोड़कर घोड़े से उतर जाते हैं और फिर लड़ते लड़ते पानी में पहुंच जाते हैं। ये दोनों पानी में भी एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं और यहाँ हम देखते हैं मैक्रिनस लूसियस पर हावी होता जा रहा है, इसलिए ये लूसियस को अपने काबू में कर इसे पानी के अंदर लेटा देता है और फिर इस पर तलवार से वार कर इसे पानी के अंदर ही मारने की कोशिश करता है। लगातार वार सहने की वजह से लूसियस की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये बस हिम्मत हारने ही वाला होता है कि इतने में इसके कानों में इसकी माँ यानी लुसीला की आवाज गूंजने लगती है। मैक्राइनस ने अपने आदमियों की मदद से लुसीला को भी मौत की नींद सुला दिया था। अपनी माँ की आवाज सुन लूसियस की हिम्मत वापस आ जाती है और ये उठ खड़ा होता है। लूसियस पूरी ताकत से मैक्राइनस का सामना करता है और फिर इस पर जोरदार हमला कर इसे मार देता है। मैक्राइनस को मारने के बाद लूसियस अब विजेता बन गया था। लूसियस सभी लोगों से कहता है कि मेरे फादर यानी मैक्सिमस चाहते थे कि रोम एक ऐसा देश बने जहां सभी लोग सुकून से अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन किसी भी राजा ने उनके इस सपने को पूरा नहीं किया। लेकिन अब मैं उनका बेटा जरूर उनके इस सपने को पूरा करूंगा। लूसियस की ये बातें सुन आवाम भी बहुत खुश होती हैं और इसके लिए तालियां बजाने लगती हैं। इस तरह लूसियस को उसका तख्त मिल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।